नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकियों का सबसे बड़ा सेफ हेवन है, ये बात आपको पता है और ये बात हर हिंदुस्तानी जानता है कि पाकिस्तान की सरजमी आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है और सबसे बड़ा पनाहगार भी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है दोस्तों कि ओसामा बिन लादेन जैसा खूंखार आतंकी भी पाकिस्तान में ही शरण लेता है। जो पाकिस्तान लश्कर और जैश जैसे खूंखार आतंकियों का गढ़ है, घर है, जहां पर आतंक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी सेफ महसूस करते हैं। लेकिन अब हालत यह हो गई है दोस्तों कि यहां एक के बाद एक खूंखार आतंकियों को ठिकाना लगाया जा रहा है। दुनिया भर में मौत बांटने का दम भरने वालों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है और यह सब हो रहा है आतंक का गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान में। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि एक अज्ञात बंदूकधारी है। और 2023 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में इन अज्ञात बंदूकधारियों ने ऐसा तांडव मचाया है जिसका जवाब किसी भी पाकिस्तानी के पास नहीं। वो अज्ञात बंदूकधारी जो पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। जिन आतंकियों की जान जा रही है वो बड़े बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकी हैं। लेकिन ये बंदूकधारी जो है पल भर में ऐसे खूंखार आतंकियों की जान ले लेता है और फिर पलक झपकते गायब। मरने वाले आतंकियों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड नाम भी शामिल हैं। आतंकिस्तान में जब एक एक कर आतंकी आका मौत की नींद सो रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि इन अज्ञात बंदूकधारियों को पाकिस्तान क्यों नहीं पकड़ पा रहा और पाकिस्तान के इन लाडलों के पीछे कौन पड़ा हुआ है। ना कोई संगठन है, ना कोई सेना है, ना कोई सरकार है, बस अज्ञात बंदूकधारी जो पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसका नाम कोई नहीं जानता है, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है, लेकिन डर हर आतंकी को लग रहा है। तो सवाल ये, कौन है ये रहस्यमयी बंदूकधारी? क्या ये किसी खुफिया एजेंसी की चाल है? वैसे किसी पाकिस्तानी से आप पूछेंगे, कहेंगे ये रॉ करवा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी इसके पीछे है, भारत की सरकार इसके पीछे है। ये हर एक सिंगल पाकिस्तानी आपको यही जवाब देगा। लेकिन हिंदी में एक देसी कहावत मैं आपको बताता हूं, थोथा चना बाजे घना। यही हाल पाकिस्तान का है। एविडेंस के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है, कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, और बोलेंगे इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। लेकिन आतंकी मोहरों को पाकिस्तान में निशाना बनाना कितनी टेढ़ी खीर है, यह आप भी जानते हैं। और वही आतंकी जो पाकिस्तान को अपना घर समझते थे, वही उनका चुन चुन कर मारा जा रहा है। और आतंक के गढ़ में खुद आतंकी अब सुरक्षित नहीं है। आतंकियों की जान लेने वाला कौन है, यह अज्ञात बंदूकधारी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए वो नाम कि कितने खूंखार आतंकियों को अब तक यह अज्ञात बंदूकधारी 72 हुरों के पास पहुंचा चुका है। आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो नाम कौन कौन से हैं। अब मैं रिवर्स इस पे चलता हूं। आज तो हाफिज सईद का करीबी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मारा गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 19 मई 2025 को अब्दुल वाहिद कुंभो, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया। इसके अलावा रजाउल्लाह निजामी उर्फ सैफुल्लाह खालिद, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का था, इसको भी कोई आया और 18 मई को इसका काम करके चला गया। मार्च 2025 में फैजल नदीम उर्फ अबू किताल, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का था, इसको मार्च 2025 में अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया। रहीम उल्लाह तारिक, मसूद अजहर का करीबी था ये, इसको नवंबर 2023 में ही अज्ञात बंदूकधारियों ने इसका काम पूरा कर दिया। नवंबर 2023 में अकरम गाजी, लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार
आतंकी था, इसको मार दिया गया नवंबर 2023 में। इसके अलावा ख्वाजा शाहिद लश्कर तैयबा का आतंकी था, नवंबर 2023 में इसे अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। सितंबर 2023 में मौलाना जियाउर रहमान लश्कर तैयबा का आतंकी था, इसे निपटाया अज्ञात बंदूकधारियों ने। इसके बाद अप्रैल 2025 में कारी एजाज आबिद मसूद अजहर का करीबी है, इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने हिसाब कर दिया इसका पूरा, इसको भी 72 हीरो के पास भेज दिया। अक्टूबर 2023 दाऊद मलिक मसूद अजहर का करीबी, और कहते हैं ये आदमी ट्रेनिंग में बड़ा उस्ताद था और माइंड वॉश करने में बड़ा उस्ताद था। दाऊद मलिक जो मसूद अजहर का करीबी था, उसको अज्ञात बंदूकधारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, रगड़ रगड़ कर मारा। अदनान अहमद लश्कर तैयबा का आतंकी, दिसंबर 2023 में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे भी साफ कर दिया। ऐसे कई नाम हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं। 2 दर्जन से ज्यादा खूंखार आतंकियों को अभी तक पाकिस्तान में मौत की नींद सुलाया जा चुका है, चाहे वो कितने भी बड़े खूंखार आतंकी का करीबी क्यों ना हो, चाहे वो मसूद अजहर का करीबी क्यों ना हो, चाहे हाफिज सईद का करीबी क्यों ना हो। पाकिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर ही खत्म हो चुका है। वो एक ही चीज सुरक्षित रख पाते थे, वो थे आतंकी। अब आतंकियों को भी वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, कैंप 2 पर आते हैं जल्दी से। तो यानी कि साफ है कि पाकिस्तान में आतंकी सेफ नहीं है। आतंकियों को कौन मरवा रहा है कोई नहीं जानता, पाकिस्तानियों के हाथ भी खाली हैं। तो सवाल नंबर 1, क्या आपने जाल में फंस चुका है पाकिस्तान? क्या अब पाकिस्तान में आतंकी सुरक्षित नहीं है जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हुआ करते थे? दुनिया भर के आतंकी संगठनों का सबसे सुरक्षित पनागाह, बड़े बड़े नाम ले लीजिए आप। अल-कायदा पाकिस्तान में सुरक्षित, आईएसआईएस पाकिस्तान में सुरक्षित, आईएसकेपी पाकिस्तान में सुरक्षित, जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में सुरक्षित, लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में सुरक्षित। लेकिन इनके जितने भी गुर्गे हैं सबको अज्ञात बंदूकधारी एक एक करके निपटा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, स्वागत है आपका सर। हमारे साथ उस्मा करदार जुड़ रही हैं, नेता पीएमएलएन, स्वागत है उस्मा आपका। हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ। हुसैन जावेद जी आपका भी स्वागत है। और सुमैला सिद्दीकी पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। और माफ कीजिएगा, सुमैला सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमैला आपका स्वागत है बहुत इंडिया डेली पर, और उस्मा थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। तो मेरा पहला सवाल सुमैला आपसे ही है। 2023 से सिलसिलेवार तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं। कभी जैश का कोई करीबी आतंकी मारा जाता है, कभी हाफिज का कोई करीबी मारा जाता है, कभी मसूद अजहर का कोई करीबी मारा जाता है। ये आप लोगों को कुछ हवा ही नहीं लग पा रही ये अटैक्स हो कैसे रहे हैं और कहां से हो रहे हैं? या आप लोग खुद कर रहे हैं कि भाई उन आतंकियों का अब इतना बोझ हो गया है, इतना फंड हो गया है कि भाई उनको देना नहीं तो उनको साफ कर दो? देखिए, जिस तरह आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल समझ से बाहर होता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान ने जितना सफर किया है इस दहशतगर्दी को, वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हम 2007, 8, 9 में जिस दहशतगर्दी से गुजरे हैं वो हम जानते हैं, जहाँ पे जनाजे भी उठे, जहाँ पे हमारे घरों से बहुत एक कहीं पे भी कुछ भी हो जाता था। तो हम तो लड़ रहे हैं इससे, हम तो डे 1 से लड़ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है तब से। अब आप मेरी बात फिर रोक देंगे, टोक देंगे, मुकम्मल भी नहीं होने देंगे, आवाज बंद कर देंगे। अक्सर यही होता है चैनल्स पे, जैसे इंडिया पे, भारत पे कोई बात करने लगो, कोई बात आप अपने राइट्स रखते हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन आप सुनने के थोड़े से ज़र्फ में नहीं होते। तो कोई भी बात आपको कही जाए, हमारा गुमान है, हमारा शक है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिनकी वजह से हमें ये पता है कि भारत कहाँ कहाँ इन चीजों को फंड करता है। आप ही के चैनल पे बैठ के कुछ दिन पहले मुझे जनरल डीजी बख्शी ने कहा कि जी हम अफगानिस्तान में जो इक्विपमेंट किसी काबिल नहीं रहा, हम अफगानियों को सिखाएंगे, अफगान को सिखाएंगे कि वो कैसे चलता है और उसको कैसे पाकिस्तान के खिलाफ यूज करना चाहिए। तो आप लोगों के अपने प्रोग्राम्स में कुछ ना कुछ सच मुंह से आप लोगों के निकल जाता है। तो जो ये बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं तो उसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि हमने जिस तरह से सफर किया है और आज तक हम लड़ रहे हैं। जहां बात आएगी
दहशतगर्दी की, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होगा। और ये अप्रिशिएट करने की बात है, बजाय इसके कि पाकिस्तान जो विक्टिम रहा है आप उसके ऊपर उंगलियां उठाएं और उसको हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहें। ये हरबे बहुत पुराने हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब इस खित्ते में अमन लाने के लिए भारत को सोचने की जरूरत है कि वो जिस तरह से अपने मीडिया का किरदार इतना इश्तियाल अंगेज और इतना इंतशार फैलाने वाला कर रहा है, जो कि बहुत गलत है, और आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है इस खित्ते में इस इश्तियाल को मजीद फरोग देने के ऊपर। शुमैला जी, कितनी मासूमियत के साथ आपने अपने आप को विक्टिम बता दिया और सारा दोष हम पे मर दिया। मैंने तो चू भी नहीं किया था, आपने कह दिया हम रोक देते हैं, हम टोक देते हैं, हमने आपको बीच में परेशान कर जी दिया, अच्छा हमने किया ये आपने, कर नहीं दिया, किया, हमने वो बहुत कर शुक्रिया दिया। आपका, आपने बात मुकम्मल होने दी मेरी। लेकिन मैंने पूछा कि भाई मोटरसाइकिल पर कौन चढ़ के आ रहा है, और आप अगर और, पूछ और रहे हैं तो वो तस्दीक भी आप ही कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अब मतलब पहली बात तो ये बताइए कि या तो बकाया भारत भुगतान नहीं को करना चाह रहे हैं आप ये लोग, भारत को ये IMF राइट से किसने पैसा दिया नहीं कि मिल वो रहा है। पाकिस्तान से सवाल करे? हम्म। ये राइट किसने दिया आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल राइट है, क्यों नहीं राइट है भाई? नहीं, आपको राइट नहीं आपके है, आप यहाँ सिर्फ अगर इल्जाम जैश के लगा रहे आतंकी होते हैं, मारे तो जा आपको रहे हैं तो किसने हमारा राइट दे दिया इंटरेस्ट है? है। देखिए, और हम आपके आपको यहाँ क्यों अगर आंसर है? जैश बोलो के किसी आतंकी भी मारे बात जा पे। रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट है, आपके यहाँ लश्कर के आतंकी मारे जा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट है। हाँ आप तो बिल्कुल है, मैं पाल तो रहे हैं खुलेआम कह हमारे रहा हूं, पास हमारा इंटरेस्ट है। आतंकवादी, आप तो दहशतगर्द हमारे पास पालते हैं हमें खत्म करने के लिए, क्योंकि आपके सुबह से शाम तक चैनल्स पे एक ही चीज चलती है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। एक ख्वाहिश लेके भारत रोज आना अपने चैनल्स पे बैठता है और रोज उस ख्वाहिश के अपने चैनल्स पे इजहार करता है। तो 1947 से आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी बका कर रहे हैं और करते रहेंगे, और पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा, ना बलोचिस्तान नहीं अलग नहीं, होगा, ना हमने केपीके अलग तो कभी होगा, कहा ही नहीं पाकिस्तान खत्म कुछ हो भी नहीं जाए। होगा। बहुत आपके चैनल्स पे तो यही बात होती है, अब चर्चा पता ही नहीं हो रहा आप होता कौन है से चैनल्स पे और बैठती हैं, क्या डिस्कशन चैनल देखती हैं, मुझे आप नहीं ही के पता। भारत के चैनल पे बैठते हैं। मैं हमने तो अपनी क्लिप्स हमेशा आपके साथ हमने शेयर कर हमेशा ये दूंगी, कहा मैं आपको पाकिस्तान की हैशटैग करके आवाम सारी क्लिप्स विक्टिम है, शेयर कर दूंगी। पाकिस्तान की आवाम विक्टिम है वहां की आर्मी और वहां के हुक्मरानों के, नहीं, आर्मी क्योंकि को सिर्फ जवाब देना आता है, आर्मी के दो ऊपर ही बात मत तबके ने कीजिए। पाकिस्तान में मलाई यहाँ हर मलाई घर में मलाई खाई फौजी है। है, एक आप आर्मी ने बेफिक्र रहिए, यहाँ पे हर घर में और फौजी है। एक वहां के हमारी फौज हुक्मरानों ने। भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से और जूते मार के भगाने वालों में से है। इससे इसके लिए तो आप 10 मई को देख चुके हैं, तो उसके बाद से जो तकलीफ है वो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। उसकी तकलीफ का एक सिंड्रोम हुआ हुआ है, वो भी चलेगा, चाहे आप कितने मर्जी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करते वो जाएं। 2-3 अच्छे 10 ऑपरेशन मई के नाम वाले भी मैं बता दूंगी, एविडेंस का सजेस्ट कर इंतजार दूंगी अगले ऑपरेशन मैं के भी कर लिए। रहा हूं आज तक। शुमैला जी, कोई एक सबूत दिख जाए, कोई एक फोटो दिख जाए, कोई एक तस्वीर दिख जाए, योगी देवनाथ जी पाकिस्तान में हो क्या रहा है? हमने तो अगले दिन ये ही प्रेस खुद ही, ऐसा कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं दी है थी, खुद ही अपने आतंकियों हमने को साफ करवा इंटरनेशनल रहे मीडिया हो? को बुला के अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। सर मैडम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था क्या? विवेक कुछ जी, नहीं, हवाबाजी, सिर्फ कबूतरें उड़ाए आप लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, झूठे कबूतर। आवाज ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। यूके देवनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उज़मा करदार भी हमारे हाँ। साथ जुड़ गई हैं। उज़मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। यूके देवनाथ जी, विवेक, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि उनको यकीन ही नहीं है कि उनके यहाँ जो मर्ज है उसकी दवा कहाँ से मिलेगी। पाकिस्तान में मर्ज क्या है? मर्ज ये है कि पाकिस्तान में जिसको देखो वही सरकारी फंक्शंस में हथियार लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे आपको हैरानी हो जाएगी कि जब सोशल फंक्शंस होते हैं तो लोग हथियार लेकर सामने आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चलो हम तो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द आतंकवादी, चलो मैं पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी की शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूं कि ये एलईटी के कार्यकर्ता हैं, कि ये जो हैं ये वहां एनजीओज के कार्यकर्ता हैं। तो मैं सबसे पहले, अगर मैं पाकिस्तान में होता एज एन बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे पहले ये कहता कि अब से जैश ए मोहम्मद के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर्स हैं, एलईटी के जो वॉलेंटियर्स हैं, ये सारे एनजीओ में माने जाते हैं, वहां पर इन्होंने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं, कि ये कार्यकर्ता जो है हाथ में हथियार लेकर कहीं नहीं जाएंगे, ना हथियार अपने घर में रखेंगे। पाकिस्तान में अगर एक बार माहौल चल पड़े कि हथियार का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, सारे हथियार पुलिस स्टेशन में जमा कर दें जैसे हम हिंदुस्तान में करते हैं, या सारे हथियार जो हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, सरकारी तौर पर भारत में हम करते हैं, तो आप देखेंगे कि दहशतगर्दी का जिसका हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं आपसी रंजिश, ये लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द
इंटर गैंग वॉरफेयर, शायद ऐसा कुछ हो रहा है वहां पर। ये सोचना कि रॉ ने कर रही है ऐसी चीजें, फिर उसका मतलब क्या है कि अब मानना नहीं चाहते हैं कि मरीज को ये दुख कहां से आ रहा है। नहीं, अगर ये रॉ को या करना ये है खुद ही तो खत्म कर रहे हैं, या ये आपसी कुछ मसला है। हालांकि ये तो बार बार कहते हैं भाई ये भारतीय खुफिया एजेंसी करवा रही है, ये मोटरसाइकिल वाले भी रॉ वाले भेज रहे हैं। अच्छा, पीएम देखो इमरान खान भी कुछ इनके खिलाफ बोल दें तो कहते हैं रॉ वाले ने फीड किया है। ये रॉ का एक देखो गजब खौफ है इनके अंदर। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि अगर रॉ कर रही है तो ये किसी एजेंट को पकड़े, हमारे किसी एजेंट को पाकिस्तान में पकड़े, ये मोटरसाइकिल में जो आके फायर करके गायब हो जाते हैं इनको पकड़ें, फिर उसकी इंटरोगेशन करें और उसके यहाँ मुंह से निकलवा लें। पाकिस्तान में ही तो पकड़ा गया है ना, मुंह से निकलवा लें कि ये उसको रॉ कमाल। ने भेजा है, रॉ जी, के हैंडलर बिल्कुल का सही नाम बात है। बताए। मैं यूके देवनाथ जी की बात से देखिए दोस्तों बहुत सहमत हूं, और जो बात यूके देवनाथ जी कह रहे हैं बहुत शानदार बात कह रहे हैं। मैं उज़मा मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हुसैन जावेद जी भी जुड़े। हुसैन जावेद जी, उज़मा मैडम बताइए, आप लोग तो राफेल पकड़ने वाले लोग हैं, ये मोटरसाइकिल नहीं पकड़ पा रहे हैं। उज़मा मैडम, देखिए, क्या मैं आपकी मैं मतलब बातें सुन रही हूँ और राफेल मैं इतनी महसूस स्पीड हो से रही चलने हूँ। वाला विमान आप लोग आपकी पकड़ तो लेते हैं, और ये 40 की स्पीड में चलने वाला मोटरसाइकिल नहीं पकड़ा रहा आपके। आपकी इत्तला के लिए जो आपकी डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो कैंपेन है वो उसका भांडा तो अभी आज ही हमने फोड़ा है। एजाज मुल्ला को आपने पकड़ लिया ये सितंबर में, और आपके रॉ के जो एजेंट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें एक शर्त पे छोड़ेंगे कि तुम वहां पे पाकिस्तान जाके तो पाकिस्तान की फौज की वर्दियां लोगे, वहां का जाके तो उनकी सिम लोगे, और ये सारी चीजें जो हैं तुम हमारे इलाके हाथ में पकड़ाओगे और हम तुम्हें इस काम के लिए पैसे भी देंगे। और वो एजाज मुल्ला ने आज सारा मुंह से उगल दिया है कि ये रॉ ने मुझे वहां पे पकड़ के और मुझे जान के लिए जान के उन्होंने धमकियां लगा के तो मुझे उन्होंने ये जो है कह के तो वापस भेजा कि ये सारा काम तुमने हमारे लिए जाके वहां पे करना है। इससे बड़ा आपको मैं क्या मैं सबूत दूं? कल भूषण बैठा हुआ है यहाँ पे, आपके नेवी का अफसर, वो क्या कर रहा था बलूचिस्तान में? क्या पिकनिक मनाने आया था? इतने इतने बड़े डोसियर हमारे पास पड़े हुए हैं कि वो आपका जो था जासूस था जो आपने पाकिस्तान में भेजा था और यहाँ वो पकड़ा गया। फिर आप देखें कि आपने जो ये जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ था, इसमें सारे ताने बाने सैटेलाइट के थ्रू आपने ये आतंकवादी का ये आतंकवादियों को आपने सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया, और अफगानिस्तान में बैठ के आपने ये सारा जो था जाफर एक्सप्रेस का वाकया, और उसमें इतने मासूम जाने जो थी उनका भी ज़िया हुआ। आप लोगों को कोई वहां पे एहसास नहीं है कि आप किस तरीके से एक ट्रू फेस ऑफ टेररिज्म बन गए हैं पूरी दुनिया में। आप लोग कई दहाइयों से विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं। आपने ये पाकिस्तान के ऊपर हर कोशिश की कि आप झूठ और एक प्रोपेगेंडा करके तो ये पूरी दुनिया को कहें कि जी पाकिस्तान में टेररिज्म, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का। हमने 70,000 जानें खोई हैं ये आतंकवादियों के, और उसमें आप लोगों का जो जासूस हैं और रॉ, उनका हमेशा हाथ मैडम आपने 1000 और एलिगेशन हमारे लगा पास दिए। पूरे सबूत हैं इस चीज के। आप किस चीज का रोना रो रहे हैं? मैडम आपने 1000 तो एलिगेशन खुद लगा इसमें दिए। मुलव्वस हम हैं। देखिए, हम आपने तो किसी को छोड़ा हमने नहीं। हमने रोना नहीं रोया, हमने रोना नहीं रोया 2010 तक, साल 2000 तक, पिछले अगर हम 2 दशक 1.5 दशक पहले जाएं, हमने उसके बाद रोना बंद करके एक्शन लेना शुरू किया। पहले आपको हम डॉजियर देते थे, आपको हम प्रमाण देते थे, आपको हम ये करते थे, वो करते थे, 10 तरीके की चीजें करते थे, चलिए हम आपको हेल्प भी कर देते थे। 2009 में जो आपके 2010 में जो आपके देश में बाढ़ आई उसमें भी भारत ने करोड़ों रुपए देके आपकी मदद की, वो सब कुछ होता था। लेकिन आप जब कहते हैं कि हम विक्टिम हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई आपने 1947 से यही काम किया, और क्या किया? आप सबके लिए हाथ बने। आपने यूएसएसआर को अपने लोग दिए लड़ने के लिए, आपने नेटो को अपने लोग दिए लड़ने के लिए, आपने तालिबान को अपने लोग दिए लड़ने के लिए, आपने जॉर्डन को अपने लोग दिए लड़ने के लिए, आपने फिलिस्तीनियों को मारा, आपने पूरी दुनिया के लिए
प्रॉक्सी वॉर किया है, आपने ये बताएं कि आपने टेररिस्टों को हार्बर किया है, तो आपको मिलेगा क्या? जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप पहले उस पर आज तो आज नजर खुद को डालें। विक्टिम कह रहे हैं। आप ये देखें और कि ये जो आपने कहानी आप कश्मीर बताती में हैं जुल्म बार-बार, की एक दास्तान लिखी हुई है, उसका सारा आप यूएन की जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसकी रिपोर्टें पढ़ लें, 2019 की, 2020 की, 2023 की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने लाखों लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया कश्मीर में। आपने ख्वातीन को गैंग रेप आपके सिपाहियों ने वहां पे किया, आपने बच्चों को पैलेट गन से अंधा किया, आपने वहां के ये जो सब आपके नौजवान वॉच में हो रहा था। तबका है उसको और आपने अब मारा। बता दीजिए अब क्या हो रहा है, कितने पत्थर चल रहे हैं, कितने पैलेट गन चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं पाकिस्तान में टीएलपी के ऊपर और केपी के ऊपर। केपी के ऊपर तो आप एयर स्ट्राइक कर दे रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं आप लोग। हम क्यों खुश होंगे? मुल्क में आपने आप जो यूएन वॉच की रिपोर्ट बता रही है वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आपने क्यों टीएलपी के लोगों पर मशीन गन चलवाई भैया? या वो इस तरह से दहशतगर्दी पे उकसाती है लोगों को, तो हम तो उसको बैन कर देते हैं।